जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ या फिर कोई वीडियो डालता हूँ, शॉर्ट डालता हूँ, तो एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होता है लोगों का, ठीक है, कि भाई सर हम इस रेटिंग पर है, कोई XYZ रेटिंग पर है, मान लो 500 रेटिंग पर है, 800 पर है, 1000 पर है, 1500 पर है, ठीक है, कोई भी रेटिंग्स पर है, तो वहां से हमको कोई टिप्स दे दो कि या फिर कोई स्ट्रेटेजी दे दो, कोई तरीका बता दो कि भाई हमारा रेटिंग बढ़ जाए। और वहां से मान लो 500 वाला पूछता है कि 1000 हो जाए, 1000 वाला पूछता है 1500 हो जाए, 1500 वाला पूछता है 2000 हो जाए। मतलब इन शॉर्ट आप चाहते हो कि आप बेटर हो जाओ चेस में। तो आज मैं उसी को एकदम अच्छे से डिटेल में आपके लिए आंसर करने वाला हूं। 20 मैं आपको ऐसे टिप्स प्लस स्ट्रेटेजीज, ठीक है, सारी की सारी ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं कि सारी सिर्फ टिप्स ही है, इसमें स्ट्रेटेजीज भी इन्वॉल्व है। मतलब स्ट्रेटेजी ये होता है कि थोड़ा लॉन्गर कंसेप्ट होता है, आपको उसको समझने की जरूरत होती है। टिप्स या फिर पॉइंटर्स ऐसी चीज होती है कि बस एक वन लाइन चीज है और आपने वो सुन लिया, आप उसको फॉलो करने लग गए इंस्टेंटली और आप वो बेटर हो जाओगे, वो होते हैं टिप्स। तो कंबाइंड 20 टिप्स और स्ट्रेटेजीज मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आप किसी भी इलो पर हो, कोई भी आपका रेटिंग स्कोर हो अभी, वहां से आप डेफिनेटली इंप्रूव कर पाओगे और ये आपको हमेशा फ्यूचर में भी अप्लीकेबल रहेगा। तो और एक और चीज मैं आपको बता के रख देता हूं, अभी थोड़ा ये वीडियो लंबा होने वाला है, तो प्लीज आप इस वीडियो को सेव करके रख लो अगर आपके पास में पूरा वीडियो देखने का टाइम नहीं है, क्योंकि ये वन ऑफ द ऐसा वीडियो है जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस एक साथ आंसर हो जाने वाले। तो चलो, टिप नंबर वन जो मैं हर किसी को देना चाहूंगा वो है प्लीज चूज करेक्ट टारगेट। अब इसका मतलब क्या होता है, मान लो अगर आप हो 1000 के रेटिंग पर, ठीक है, तो अभी देखो हर एक के अलग अलग गोल्स हो सकते हैं। कोई जिसने आज ही चेस खेलना शुरू किया वो भी ये बोल सकता है कि मुझे ग्रैंड मास्टर बनना है, जो बहुत अच्छी बात है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो कोई गलत सोच रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। बट हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, तो हम लोग इसमें अज्यूम करते हैं कि एक 1000 इलो रेटेड प्लेयर है। अब उसका इच्छा है कि भाई उसको कभी ना कभी ग्रैंड मास्टर बनना है, ठीक है, या फिर उसकी इच्छा है कि 2 साल में ग्रैंड मास्टर बनना है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो जितना आपका टाइम पीरियड कम रहेगा फिर आपको मेहनत भी उतनी ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो सारी चीजें आपकी मेहनत पे रहेगी। क्या कोई 2 साल में ग्रैंड मास्टर बन सकता है? मुश्किल है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ 1000 के रेटिंग से। बट अगर आप फिर 15 घंटे 16 घंटे दिन में चेस करने को रेडी हो और आपकी कैपेसिटी है तो शायद ये हो भी जाए, ठीक है। कोई चीज को कोई लिमिट या बाउंड्री में सेट नहीं कर रहा हूं। बट मान लो कोई 1000 रेटेड प्लेयर है, तो उसके हिसाब से एक लॉन्ग टर्म गोल तो हो गया कि ग्रैंड मास्टर बनना है, बट एक शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल उसका ये होना चाहिए कि भाई मैं कैसे 1000 से 1100 पर पहुंच जाऊं या 1200 पर पहुंच जाऊं, क्योंकि हर कोई पर्सन जो खेलता है उसको खुद के बारे में पता होता है कि भाई वो अंडर रेटेड है, करेक्ट रेटेड है या फिर ओवर रेटेड है, ठीक है, ये चीजें पता होती है। जैसे मेरा अभी करंट रेटिंग है 2200 और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे मैक्सिमम कैपेसिटी का अभी के कंडीशन में रेटिंग है, कि जितना मुझे चेस का नॉलेज आता था उस अकॉर्डिंग 2200 इज लिटिल बिट करेक्ट, कि भाई मैं यहां तक ही हूं और इससे आगे जाने के लिए मुझे और सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा हर किसी को पता होता है। तो अगर कोई 1000 पे है और उसको ऐसा लग रहा है कि उसको बहुत इजी ओपोनेंट्स आ रहे हैं, तो मे बी वो डायरेक्ट टारगेट कर सकता है कि भाई मैं 1200 पहुंच जाऊं या फिर 1300 पहुंच जाऊं। ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स या फिर छोटे छोटे टारगेट्स का मोटिव ये होता है कि भाई आपको एक मोटिवेशन मिले। जब आपके छोटे छोटे टारगेट्स अचीव होते हैं, आपको दिखेंगे आपके आंखों के सामने कि भाई आपने कभी अज्यूम किया था कि भाई 1200 पहुंच जाओ, और जिस दिन आप 1200 पहुंच जाओगे, जिस दिन वो 1200 का रेटिंग आपको दिखेगा, उस दिन आपको बहुत मजा आ जाएगा, उस दिन आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे और यही आपको मोटिवेट करेगा कि भाई अब 1200 से 1300, 1400, 2000, 2500 जीएम लेवल ये कैसे पहुंचा जाए, ठीक है। तो पहला तो हो गया कि भाई करेक्ट टारगेट। टिप नंबर 2, ये बहुत ही ऐसा समझो इंपॉर्टेंट है, वो है अवॉइड रिवेंज गेम्स। मतलब अभी जैसे मैंने देखा है कि भाई ऐसे आप में से अगर कोई लोग करते हैं तो प्लीज ये बंद कर देना, कि भाई गेम हुआ, अब मान लो आप गेम जीत रहे थे या हार रहे थे, कुछ भी हो रहा था, लेकिन आपके ओपोनेंट ने आपको कुछ चैट में बोल दिया या फिर कभी नहीं भी बोला, बट आपको गेम हारने के बाद एक गुस्सा आ गया कि अरे यार मैं इससे कैसे हार गया, इसको तो मैं यार हरा देता था, तो आप जाते हो रीमैच पर, ठीक है। रीमैच वाली चीज मत करो, हर बार एक न्यू ओपोनेंट के साथ खेलो, क्योंकि आपके अगेंस्ट जो ओपोनेंट है वो ओपोनेंट है, आपका कोई एनिमी नहीं है, आपका कोई दुश्मन नहीं है, वो भी एक नॉर्मल चेस प्लेयर है। चैट्स वगैरह मैं तो बोलता हूँ अवॉइड करो, आप चैट बिल्कुल मत किया करो गेम खेलते हुए, ये मतलब मैं खुद भी कभी नहीं करता हूँ। जस्ट इन केस कोई अच्छी चीज या हो तो ठीक है, वरना कोई अगर निगेटिव चैट है तो प्लीज उसको अवॉइड करो, रिवेंज गेम्स को अवॉइड करो।
रिवेंज चेस में ही एक और चीज आती है कि यही इसका ये मतलब नहीं है कि भाई आप एक ही प्लेयर के साथ बार बार मत खेलो, ये तो आपको करना ही है कि भाई एक प्लेयर के साथ बार बार मत करो। सेकंड चीज, आप बहुत सारे गेम्स मत खेलो, कि भाई रिवेंज चेस में ये भी आता है कि आपने मान लो 5 गेम खेले और आप पांचों के पांचों गेम्स हार गए और आपका अभी रेटिंग कम हो गया, तो आप रिवेंज लेने जा रहे हो खुद से ही कि भाई अभी तो मैं मेरा रेटिंग बढ़ा के ही मानूंगा, ये मत करो। ठीक है, हर एक का एक फॉर्म होता है। जो लोग मुझे रेगुलरली लाइव स्ट्रीम पर देख रहे हैं उनको पता है मेरा रेटिंग 2-1 मतलब 2200 रीच होने से पहले 2186 के अराउंड तक रीच हुआ था, फिर गिर के वो रेटिंग 2050 तक भी आ गया था। ठीक है, 100 पॉइंट्स 150 पॉइंट्स तक कम हो जाता है। तो इट इज अबाउट द डे। किसी दिन आपका फॉर्म खराब हो सकता है, वो पर्टिकुलर डे पर जब आपको लग रहा है कि आप 4 गेम 5 गेम 6 गेम एक साथ हार चुके हो एक लाइन से, एक चीज मैं आपको बोलूंगा, बंद कर दो आपका पूरा सिस्टम, घूमने चले जाओ, कुछ तो करो, वीडियो देखो, कुछ अलग करो, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए करो, चेस मत करो। अगले दिन वापस आओ, ठीक है, अगले दिन ट्राई करो, ये करो भाई, ये माइंडसेट के साथ आप करो, रिवेंज गेम्स अवॉइड करोगे। नहीं तो क्या हो जाएगा, 5 गेम हार गए, अब ज्यादा चांसेस है कि आप अगला भी गेम हार जाओ, शायद आप एक आध गेम जीत भी जाओ बट फिर आप 2 गेम और हार जाओगे। तो इसमें क्या हो रहा है, रेटिंग आपका ओवरऑल कम 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 ही होता जा रहा है। तो ऐसा मत करो। ये आप सीखो कि भाई खेलना नहीं है, कभी कभी नहीं खेलना भी इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, खुद के गेम्स का सेल्फ रिव्यू करो कि भाई खुद के गेम क्या खेले हैं तो उसका क्या हो रहा है। अभी मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। ठीक है, अभी स्क्रीन में एक बार चेंज कर देता हूँ, ये आप देख सकते हो। तो ये chess.com का फीचर है, आई थिंक आप में से बहुत से लोगों को ये पता ही होगा कि भाई जब यहाँ पे रिव्यू स्टार्ट रिव्यू पे आप क्लिक करते हो तो आपको ऐसा कोई चार्ट मिलता है। ठीक है, तो इसमें आपको देखने मिलेगा कि ग्रेट मूव्स कितने हैं, ब्रिलियंट मूव्स अगर आपने किए हैं कुछ तो वो कितने हैं, बेस्ट मूव्स क्या है, क्या मिस्टेक्स हुई है, क्या ब्लंडर्स हुए, हर चीज आपको देखने मिलेगी। ठीक है, तो मैंने ये स्टार्ट रिव्यू पे अगर मैं क्लिक भी कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पर से आप गेम्स देख सकते हो। अब मान लो मैंने यहाँ पे C5 खेला था, ठीक है, मैं सिसिलियन डिफेंस बहुत खेलता हूँ, तो यहाँ मुझे अभी समझ में आएगा कि ठीक है मैंने बुक मूव्स यहाँ तक के फॉलो किया। ओके, अब यहाँ पर इनएक्यूरेसी आया तो उसके जगह पे कंप्यूटर चाहता है कि नाइट G4 खेलकर बिशप पर अटैक किया जाए। ठीक है, अब बिशप पर अटैक क्यों करना है, ये एक्चुअली अब थोड़ा हायर लेवल कंसेप्ट है, क्योंकि ये ड्रैगन बिशप है, तो ड्रैगन बिशप के अगेंस्ट में डार्क स्क्वायर बिशप अगर नहीं रहेगा ओपोनेंट के पास तो ये बिशप मेरा बहुत सेफ रहेगा। तो ये मुझे स्ट्रेटेजी ऑलरेडी पता है। ठीक है, बट यहां से आपको रिव्यू करने से ये समझेगा कि भाई क्या आपके मिस्टेक्स हुए, क्या आपके ब्लंडर्स हुए। अब जैसे मैं थोड़ा आगे लेकर आता हूँ गेम को, ठीक है, ये कंडीशन थी, मेरे ओपोनेंट ने किया था ब्लंडर, बट यहां मैंने करेक्ट मूव नहीं खेल पाया, मैंने खेल दिया मूव रुक टेक्स पॉन। कंप्यूटर बोल रहा है कि भाई रुक का सेक्रीफाइस करो, क्यों, क्योंकि जब व्हाइट इज रुक को मारेगा तो मुझे ये एक फोर्क देने मिल रहा है। अब ये चीजें आप कैसे करेक्ट कर पाओगे, आपको उसके लिए खुद के गेम्स रिव्यू करने पड़ेंगे। और मतलब मैं जब से चेस सीख रहा हूँ या फिर खेल रहा हूँ तो मुझे ये एक चीज बहुत से लोगों ने जो मेरे से हाइयर रेटेड थे उन्होंने बताई है, जो मैं आपको भी बता रहा हूँ कि भाई सबसे बेस्ट लर्निंग होती है खुद के गेम्स सीख कर लर्निंग। खुद के गेम सीख कर इसलिए अच्छी लर्निंग होती है कि जब आप खेल रहे थे तो आपको पता था कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो तुरंत आप वो रिव्यू करो। और अगर आपको रिव्यू का फीचर एक्टिवेट करना है, आप मेंबरशिप ले सकते हो chess.com का, आप मेरे लिंक से लोगे तो आपको डिस्काउंट मिल सकता है। अगर आपको डिस्काउंट नहीं भी मिला, क्योंकि हर अकाउंट पे वो नहीं अप्लीकेबल हो रहा है, वो मुझे पता चला है अभी, बट तो फिर लेकिन उसकी जगह आपको एक और चीज मिल जाएगी कि भाई आप आज जिस रेट पे chess.com का मेंबरशिप लोगे उसी रेट पे आपको वो हमेशा मतलब अप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, आगे चल के अगर प्राइजेस बढ़ते भी है, मान लो 4 साल बाद बढ़ते भी है, तो आपको 4 साल बाद वाला प्राइस नहीं लगेगा, आज वाला ही प्राइस हमेशा लगेगा। ठीक है, और सिर्फ रिव्यू फीचर एक्टिवेट नहीं होता है, इसके अलावा बहुत से ऐसे वीडियो कोर्सेस है ग्रैंड मास्टर्स के, इंटरनेशनल मास्टर्स के, आपको देखने मिलेंगे, लेकिन वो सिर्फ डायमंड मेंबरशिप पर है। हाँ, बाकी वाले मेंबरशिप्स में लिमिटेड फीचर्स है, तो मैं आपको बोलूंगा डायमंड मेंबरशिप के लिए जाओ। अनलिमिटेड पजल्स आपको करने मिलेंगे, पजल्स के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं आगे कि भाई पजल्स क्यों इंपॉर्टेंट है। तो खुद के गेम्स रिव्यू करो, इतना आप कर लो वो भी इनफ रहेगा। ठीक है, तो चलो अभी मेन स्क्रीन पे वापस। ओके, अभी हम लोग आते हैं हमारे टिप नंबर 4 पे। टिप नंबर 4 है स्टिक टू ओनली फ्यू ओपनिंग्स, मतलब आप लिमिटेड ओपनिंग्स खेलो। ठीक है, ये आपने बहुत सुना होगा कि अलग अलग ट्राई करो, नहीं, ये उसके उल्टा करो भाई, लिमिटेड ओपनिंग्स खेलो। मैं खुद वही करता हूं। अभी जैसे अगर जो मेरे लाइव स्ट्रीम्स रेगुलरली देखते हैं तो मैं ये ओपनिंग बहुत ज्यादा खेलता हूँ, D4 D5 C4 E6, ठीक है, नाइट F3 नाइट C6 G3 बिशप E7 बिशप G2, मान लो पॉन टेक्स कासल,
ये है कैटालान ओपनिंग, ठीक है। मैंने कैटालान ओपनिंग को बहुत स्टडी किया। ब्लैक के साइड से मैं सिसिलियन बहुत खेलता हूँ E4 के अगेंस्ट, D4 के अगेंस्ट मैं निम्जो इंडियन खेलता हूँ। व्हाइट साइड से मैं ट्राई करता हूँ कैटालान वाले स्ट्रक्चर्स आए, तो मतलब वही गिने चुने ओपनिंग ही मैं बार बार खेलता जाता हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि अब मुझे ज्यादा ओपनिंग नहीं सीखने, मेरा एकदम लर्निंग वाला स्कोप ओपनिंग के पर्सपेक्टिव में मैंने थोड़ा सा लिमिट कर दिया है। आगे चलकर शायद मैं और ज्यादा ओपनिंग सीखूंगा और एक्सप्लोर करूंगा, वो अलग बात है। लेकिन अभी अभी के लेवल पे मुझे लगता है कि भाई 20 to 100 के लेवल पे इतना ओपनिंग्स का फर्क नहीं पड़ेगा, और लिमिटेड ओपनिंग्स के साथ में जितना जाऊंगा मेरे लिए उतना बेटर रहेगा। तो मैं वो एडवाइस आपको भी दे रहा हूँ, ये मेरे लिए वर्क हुआ इसीलिए मैं आपको ये दे रहा हूँ कि भाई आप ये चीज ट्राई करो। जो भी ओपनिंग आपको अच्छा लगता है, ठीक है, ऐसा कोई आप रैंडम ओपनिंग मत उठा लो, जैसे कोई सोचेगा कि चलो यार फिर अभी बॉन्ग क्लाउड ओपनिंग ही खेलते हैं, ऐसे नहीं। एक अच्छा ओपनिंग, एक डिसेंटली गुड ओपनिंग जो हायर लेवल्स पे खेला जाता है। आपका कोई भी फेवरेट ग्रैंड मास्टर होगा, उसको आपने ऐसा ओपनिंग खेलते हुए देखा होगा किसी क्लासिकल या रैपिड गेम में, ठीक है। ब्लिट्स में तो भाई अलग अलग ओपनिंग्स भी होते हैं, जैसे नेपोमनियाची और डुबोव ने जो नाइट वाला डांस किया था, वो तो आप लोगों को पता ही होगा, जिसको नहीं पता वो चेक कर सकते हैं। तो वैसे वैसी चीजें नहीं करनी है, एक अच्छा डिसेंटली गुड ओपनिंग दोनों साइड से प्रिपेयर करो। ब्लैक से आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको दो करने हैं, E4 और D4 के अगेंस्ट। व्हाइट से आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप या तो D4 चूज करो या E4 चूज करो, जो भी आप करते हो, बट एक लिमिटेड ओपनिंग्स ही सीखो। ऐसे नहीं सीखना है, उनको अच्छे से प्लानिंग के साथ में सीखो, ठीक है। तो वहीं पे आ जाता है हमारा पॉइंट नंबर 5। अब पॉइंट नंबर 5 है कि भाई ओपनिंग के आप मूव रट्टा मत करो, उसका लॉजिक समझो, ठीक है। यही पॉइंट नंबर 5 है। अब जैसे मैं वापस मेरे ही ओपनिंग पे आता हूँ। अब यहाँ ये क्या पॉइंट था कि भाई मैंने ये पॉन फ्री में दे दिया, मतलब व्हाट इज द लॉजिक कि भाई क्या क्या लॉजिक है इस मूव का, तो मैं आपको इसी से समझाता हूँ, ठीक है। D4 D5 C4 E6, ठीक है। NF3 नॉर्मल डेवलपिंग मूव है। पॉन G3 क्योंकि मुझे बिशप को G2 पर खेलना है, और मुझे ऐसे फिएंचेटो बिशप्स बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, तो इसलिए मैंने ये ओपनिंग को चूज किया। लेकिन यहाँ पे मेरा ओपोनेंट पॉन मार रहा है, फिर भी मैं कैसल कर रहा हूँ। तो लॉजिक क्या है भाई कि क्या बस कैटालान में ऐसा खेला जाता है इसलिए मैं खेल रहा हूँ? नहीं, मेरा लॉजिक ये है कि भाई मैंने उस मूव को समझा है कि भाई ओके, यहाँ पे व्हाइट क्या कर रहा है, यहाँ पे व्हाइट करता है फास्ट डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट पे फोकस होता है व्हाइट का, और इस पॉन को बाद में मे बी नाइट D2 खेला जा सकता है, ठीक है। अभी तो मान लो उसने कैसल किया, नाइट D2 खेलकर अटैक किया जा सकता है, क्वीन C2 खेलकर अटैक किया जा सकता है, ठीक है। मतलब ऐसे बहुत से वेरियस ऑप्शंस होते हैं, तो ये सारी चीजें की जा सकती है, ठीक है। तो वो मेरा लॉजिक है कि भाई हर मूव खेला जा रहा है तो क्यों खेला जा रहा है ये आपको पता होना चाहिए। नहीं तो बस इस पे ये खेलते हैं इसलिए खेल दिया तो वो नहीं चलेगा। फिर आपका ओपोनेंट अगर ओपनिंग फॉलो नहीं करेगा तो आपको समझेगा ही नहीं कि भाई उसने मिस्टेक कहां कर दी और अब इसका एडवांटेज कैसे लेना है। उसकी आपको स्ट्रेटेजी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, उतना आप बेसिक्स उतना क्लियर कर लो, इतना मैं आपको बोलूंगा। ओके, अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 6 पर। पॉइंट नंबर 6 इज कि भाई आप डेली गेम्स खेलने से पहले 10 पजल तो भी कर लो, ठीक है। ज्यादा करने चाहिए वैसे तो, बट कम से कम 10 पजल आराम से सोच के समझ के टाइम लेके, एक पजल पे कम से कम 2 मिनट, मैं मिनिमम बोल रहा हूं भाई 2 मिनट, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, एक एक घंटा देते हैं लोग पजल्स पर। आप हायर लेवल्स पे देखोगे तो मैं आपको बोल रहा हूं आपका रेटिंग कम है कोई बात नहीं, इजी वाले पजल कर रहे हो कोई बात नहीं, बट आप पजल्स करो, कम से कम 10 पजल्स तो भी करो भाई डेली, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पजल्स करने का मोटिव ये है कि टैक्टिकल थिंकिंग आपकी डेवलप होगी। जो आप देखते हो ना कि भाई सैक्रिफाइस कर दिया, ब्रिलियंस ही आ गई, भाई कुछ तो ऐसा अनोखा खेल दिया, ये आपका नॉलेज डेवलप होगा जब आप पजल्स करोगे। सिर्फ गेम खेलने से कुछ नहीं होता है, पजल्स करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा समझ लो पजल्स आर योर सोल्स ऑफ द चेस, कि भाई पजल तो करना ही पड़ेगा तभी जाके आप इंप्रूव कर पाओगे। ओके, अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 7 पर, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 मैं आपको एग्जांपल के साथ बताना चाहता हूं। वैसे तो मैंने अभी जो मेरा रिसेंट सीरीज है आप चेकआउट करोगे तो उसके अंदर मैंने ये बात ऑलरेडी की है। तो जो मेरा रिसेंट सीरीज है उसका नाम है एनहेंस योर थिंकिंग इन चेस। तो आप नाम पे से समझ सकते हो, उसका मतलब है कि भाई आप आपके थिंकिंग प्रोसेस को कैसे एनहेंस कर सकते हो। उसका बोनस वीडियो सबके लिए फ्री में अवेलेबल है, लेकिन जो पूरा सीरीज है वो मेंबर्स ओनली पर ही मैंने डाला हुआ है, तो आप डेफिनेटली वो चेकआउट कर सकते हो। एडिशनली मेंबर्स ओनली में मैं रेगुलरली वीडियो कोर्सेज डालते रहता हूं, और आपको फ्री में मिल सकते हैं वो वीडियो कोर्सेज। वो कैसे कि भाई मेरा एक क्लियर है,
आप चाहे तो मेरे चैनल के इसमें पोस्ट में मैंने बहुत बार ये चीज मेंशन की है, जितना भी पैसा मेंबर्स के इसमें से जमा होता है तो मैं पूरा का पूरा मेंबर्स को वापस बांट देता हूँ। 50% मेंबर्स को हर महीने उनका पैसा वापस मिलेगा। 50% को ही क्यों, 100% को क्यों नहीं, क्योंकि भाई यूट्यूब भी कमीशन काटता है, ट्रांजैक्शन चार्जेस काटता है। तो आप 29 का मेंबरशिप लेते हो तो मेरे पास में 15 ही रुपए आते हैं, तो उस वजह से 100 लोग मेंबरशिप लेंगे तो मुझे 3000 नहीं मिलेगा, 1500 मिलेगा, तो मैं 50 लोगों को वो वापस दे देता हूँ। और इस बार तो बहुत ही अनोखी चीज हुई कि और हाँ, वो मैं आपको फ्री पैसे कैसे वापस मिलेंगे वो भी बताता हूँ। हर महीने मेंबर्स ओनली टूर्नामेंट होगा और जो आपका रेटिंग रहेगा उस कैटेगरी में आपको 50% लोगों से ज्यादा स्कोर करना है। मतलब 10 लोग अगर आपकी कैटेगरी में खेल रहे हैं तो आपको टॉप 5 में आना है, तो आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। बट इस बार और इंटरेस्टिंग चीज हुई कि अराउंड 50 मेंबर्स है चैनल पर, ठीक है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब मैं अभी बात कर रहा हूँ, और इस बार टूर्नामेंट में 20 ही लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो मैंने भाई डिक्लेयर किया कि भाई आपने विन किया हो ना किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने एक गेम भी ना जीता हो, बट जिसने भी टूर्नामेंट खेला उन सारे 20 लोगों को मैंने पैसे वापस कर दिए हैं। 20 लोगों को पूरा पैसे वापस करने का प्रॉमिस किया है। आप वो सारे डिटेल्स भी चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। तो और अगर ये आगे भी होते रहेगी चीज कि भाई मेंबर्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको उनका पैसा वापस मिल जाएगा। तो इस वे में आपको मेंबरशिप भी फ्री हो गई, कोर्सेज भी आपको देखने मिले। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर, ठीक है। ओ सॉरी, ये वाला हमारा रह गया कि भाई थिंक वन मूव एक्स्ट्रा कैसे होता है, ठीक है, ये पार्ट 1 में मैंने बताया था। अब यहां पर मैंने सोचा था भाई कि भाई नाइट टेक्स बिशप में मारता हूं तो ओपोनेंट नाइट टेक्स बिशप मारेगा, ठीक है, मैं आपको खेल के बता देता हूँ। नाइट टेक्स आएगा और मैं बिशप रख के अगर ऐसे पिन करने जाऊं तो रुक आ जाएगा इधर और टेक्स टेक्स। तो इसमें आप देख सकते हो कि पोजीशन इक्वल हो जा रहा है। तो मैंने सोचा कि अच्छा एक काम करते हैं, इसको मारने से पहले खेलते हैं मूव रुक टू A7। तो अब क्या होगा, ये बिशप डिफेंडेड रहेगा। मेरा ओपोनेंट ने बिशप पीछे खेला, मैंने किया किल, उसने नाइट से मारा, अब मैंने बिशप से उसको कर दिया पिन, क्योंकि अब रुक C8 आएगा नहीं, अब मैं इसको टेक कर रहा हूं और बिशप मेरा प्रोटेक्टेड है। तो बस एक मूव एक्स्ट्रा सोचकर आप इस तरीके से अपना कैलकुलेशन बेटर कर सकते हो। तो ये था थिंक वन मूव एक्स्ट्रा, इस पे पूरा डिटेल में बात की गई है पार्ट 1 में हमारे सीरीज के। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई जीएम के गेम्स एनालाइज करो। जीएम मतलब ग्रैंड मास्टर्स के गेम्स आप देखो, ग्रैंड मास्टर्स के गेम्स में से आप स्ट्रेटेजी सीखो। मान लो आप कोई सर्टन पर्टिकुलर ओपनिंग खेलते हो, ठीक है, मान लो मैं मेरी बात करता हूँ, मैं खेलता हूँ सिसिलियन ड्रैगन ओपनिंग, तो मैं ढूंढूंगा कि भाई हाइयर लेवल्स पे अभी जो मतलब गेम्स हो रहे हैं रिसेंट गेम्स, तो उसमें किस किस ने सिसिलियन ड्रैगन खेला है और वो किस तरह के स्ट्रेटेजीज को यूज कर रहे हैं। अभी देखो क्या होता है, ग्रैंड मास्टर्स लोगों ने ना बहुत ज्यादा डीप स्टडी किया होता है, उन लोग का वो काम ही है, वो लोग फुल डे चेस में ही रहते हैं, फुल टाइम उनके कोचेस होते हैं, उनके सेकंड्स होते हैं, ऐसे मतलब बहुत सारे। आपको शायद मतलब किसी को पता नहीं होगा तो बता दूं, ग्रैंड मास्टर्स के भी कोचेस होते हैं। मैग्नस कार्लसन हो गया, गुकेश हो गया, जो लोग अभी वर्ल्ड चैंपियन है, जो टॉप प्लेयर्स है, इन लोग के भी कोचेस होते हैं, ठीक है, ये बहुत ही कॉमन बात है। ओके, तो इन लोगों ने सबने मिलके ना बनाया होता है कोई स्ट्रेटेजी, कोई ओपनिंग में से ऐसे ढूंढ के वगैरह। तो आप जो भी पर्टिकुलर आपके ओपनिंग्स खेलते हो, ग्रैंड मास्टर्स के गेम्स देखो, उन्होंने क्या खेला है, गेम्स आप चेक करो, स्ट्रेटेजी जो आपको बेसिक स्ट्रेटेजी उसमें से मिल रही है उस पर्टिकुलर ओपनिंग में से जो आप खेलते हो, तो उसको आप पिकअप करो और आप उसको यूज करने की कोशिश करो खुद के गेम्स में। तो आपको कम से कम एक क्लियर माइंडसेट रहेगा कि भाई खेलना क्या है, किस तरीके से खेलना है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 9, एकदम बेसिक पॉइंट दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, बहुत हैवी पॉइंट्स हो गए, तो अब थोड़े से बेसिक पॉइंट्स पे भी आ जाते हैं। बहुत ही सिंपल एक मैं आपको चीज बताता हूं, जब भी आप अपना पीस किसी भी स्क्वायर पे रखने वाले हो, किसी भी स्क्वायर पे, बस एक बार देख लो कि वो स्क्वायर सेफ है कि नहीं। बस ये आपको लग रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैंने देखा इसमें लोग बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, इतना ज्यादा फंसते हैं लोग कि भाई क्या ही बताओ। मतलब खुद के प्लान में लोग हो जाते हैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व। ऐसे लोग सोचते हैं कि भाई अब मैं ये खेल दूंगा, वो खेल दूंगा, अब मैं ऐसे अटैक कर दूंगा, लेकिन आप खुद के अटैक के चक्कर में ये तो देखते ही नहीं कि भाई अटैक करने के लिए तो आपको पीसेस आगे लेकर जाने हैं। जितने आपके पीसेस आगे लेकर जाएंगे उतना थोड़ा सा डेंजर के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो उस अटैक के चक्कर में आप एक गलत स्क्वायर पर पीस रख देते हो, वहां पे ओपोनेंट आपका पीस फ्री में उठा लेता है और वहीं से आपका पूरा का पूरा पोजीशन लूजिंग पोजीशन में कन्वर्ट हो जाता है।
तो बस इतना ही बोलूंगा कि जहां पे आप पीस रख रहे हो एक बार देख लो स्क्वायर सेफ है कि नहीं। पॉइंट नंबर 10 अगेन सिंपल पॉइंट, कैलकुलेशन। ठीक है, दो टाइप के कैलकुलेशंस होते हैं। एक आप देखो, एक होता है लीनियर कैलकुलेशन। लीनियर कैलकुलेशन मतलब फोर्स्ड मूव्स जब आते हैं तो उसको बोलते हैं कैलकुलेशन। जैसे जब आप पजल्स करते हो और मान लो आपने मेटिन 5 का पजल किया, ठीक है, मेटिन 5 का एक पजल चूज किया, तो उसमें किस तरह का कैलकुलेशन रहेगा कि भाई मैं ये मूव खेलूंगा तो मेरा ओपोनेंट ये खेलेगा, ठीक है, उसको फोर्स्ड रहेगा वो खेलना, उसके पास कोई सेकंड ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ये खेलूंगा तो ये आएगा, ये खेलूंगा ये आएगा, ये खेलूंगा ये आएगा। तो ये हो गया लीनियर कैलकुलेशन, सीधा सीधा कि इस पे यही आएगा, कोई दूसरा ये नहीं आएगा। और एक होता है कि मान लो जैसे पेड़ होता है ना, तो पेड़ के जैसा कैलकुलेशन होता है, मतलब ट्री टाइप में आप ऐसा इसको समझ लो। मैं एकदम आपको सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं। अब ट्री टाइप में क्या होता है, आपने एक मूव चला, ओपोनेंट के पास है 3 चांसेस, ठीक है, मान लो इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूं, मान लो उसके पास 2 ही मूव्स है, वैसे 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, उसके पास 2 ही मूव्स है, ठीक है। तो अब आपको इस मूव के लिए भी सोचना है, इस मूव के लिए भी सोचना है। आपने मान लो इस मूव के लिए सोचा कि भाई ठीक है मैं ये खेलूंगा, और उसने मूव नंबर 1 खेला, इसको मूव नंबर 1, इसको मूव नंबर 2 देंगे, तो उसने खेला मूव नंबर 1। तो अब मूव नंबर 1 खेलने के बाद आपने सोचा कि ठीक है इस मूव नंबर पे मैं ये मूव खेलूंगा, अब उस मूव पे और 2 मूव आ गए, ठीक है, तो ऐसे ये पेड़ बढ़ता जाएगा। फिर आपको सेकंड मूव के लिए भी सोचना है कि ठीक है अगर उसने मूव नंबर 1 नहीं मूव नंबर 2 खेला, तो अगेन आपको आपका चॉइस कि भाई मैं ये खेलूंगा, और आपके खेलने के बाद अगेन 2 ऑप्शंस। तो ऐसे पेड़ वाला कैलकुलेशन होता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसमें आप शायद 3 मूव्स वगैरह तक ही कैलकुलेट कर पाओगे, क्योंकि अगर आपने 3 भी कर लिए तो मतलब बहुत सारे हो जाते हैं। तो आई थिंक वो स्क्वायर के अकॉर्डिंग 3 स्क्वायर 9 वेरिएशंस आपको देखने। बट लीनियर कैलकुलेशन आप 5 मूव 6 मूव 10 मूव तक भी इजीली कर पाओगे, आपको उसमें ज्यादा मतलब परेशानी नहीं होगी। तो कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान रखो। पॉइंट नंबर 11, ब्रिलियंट मूव्स ढूंढना है आपको गेम में। अब ये कैसे करना है, तो ब्रिलियंट मूव्स का ना एक सिंपल सा लॉजिक है। अब जैसे chess.com पे मैंने देखा है, तो बहुत से ऐसे मूव्स जो सैक्रिफाइस होते हैं, ये मैं आपको एग्जांपल के साथ भी एक बार बता दूंगा। तो बहुत से ऐसे मूव्स जो सैक्रिफाइस होते हैं उनको ब्रिलियंट मूव्स में डाल दिया जाता है। और आप ये सैक्रिफाइस कैसे ढूंढोगे, कैलकुलेशन, पजल्स, ठीक है, वही पॉइंट रिपीट हो रहा है, लेकिन मैंने ब्रिलियंट मूव वाला पॉइंट भी इसलिए रखा कि भाई आपको ये चीजें याद रहे। जब आप गेम खेलो और ये आपको 20 पॉइंट्स में से मान लो 10 पॉइंट भी याद रह जाएंगे, ठीक है, आपको अगर कैलकुलेशन याद नहीं आया बट उसकी जगह ब्रिलियंट मूव याद आ गया, तो वो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो भाई ब्रिलियंट मूव्स करने के बारे में भी आप सोचो, स्पेशली जब कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन होता है ना, तो वहां से ब्रिलियंट मूव निकलना ना और ज्यादा चांसेस होते हैं कि भाई आप वहां से कुछ ब्रिलियंट निकाल दो, या फिर कुछ नहीं तो कुछ नहीं ग्रेट मूवी निकाल दो, उसके बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं। तो चलो अब वापस आ जाते हैं थोड़े से हार्ड पॉइंटर्स की तरफ, थोड़े से स्ट्रेटेजिक पॉइंटर्स की तरफ, कि जहां आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी उनको ढूंढने में। तो पॉइंट नंबर 12 हमारा क्या है, पॉइंट नंबर 12 इज कि फाइंड अनसेफ पीसेस ऑफ योर ओपोनेंट। अब जैसे आप हम लोग इस एग्जांपल के साथ समझते हैं, अनसेफ पीसेस ऐसे पीसेस होते हैं जिनको आप हैंगिंग पीसेस बोल सकते हो, ऐसे पीसेस जिनको कोई और पीस प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, ऐसे सारे पीसेस आते हैं अनसेफ पीसेस के कैटेगरी में। अब यहां पर मेरे ओपोनेंट ने पॉन पुश किया, बट मेरी एक्चुअल नजर ना इस डायगोनल पे, क्योंकि यहाँ बिशप है, रुक है, जो बहुत ही डेंजरस हो सकता है ओपोनेंट के लिए। तो मैंने पहले तो खेला मूव क्वीन C1 कि भाई चलो मैं पॉन पे टारगेट करता हूँ, ये भी थोड़ा सा वीक पीस ही है, बट उसने खेला मूव किंग टू H7 और इस पॉन को प्रोटेक्ट कर लिया। यहां पर आया मूव नाइट टू G5 चेक। वैसे यहाँ सैक्रिफाइस होके भी उसने ग्रेट ही मूव दिया है, ब्रिलियंट नहीं दिया है। ब्रिलियंसी के लिए आगे भी एग्जांपल्स आएंगे, नहीं तो आप सीधा, अगर आपने वो वीडियो मेरा देखा है एनहेंस योर थिंकिंग इन चेस, तो उसके अंदर तो आपको पता ही है कि मैंने सारे एग्जांपल्स जो लिए हैं, जो बोनस वीडियो वाला है जो सबके लिए फ्री में अवेलेबल है, उस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें तो भाई सारे के सारे ब्रिलियंसीज वाले ही मैंने एग्जाम्पल लिए। अब जैसे ही उसने नाइट मारा, मैंने मारा बिशप। अभी यहाँ तो सिर्फ इक्वल हुआ है क्योंकि मैंने नाइट दिया, बिशप मिला, और यहाँ पे मैंने मार दिया रुक, तो यहाँ मेरे पास अब हो चुका हूं मैं एक्सचेंज अप। तो ऐसे थोड़ा वीक पीसेस पे ध्यान दो, तो आपको ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि आप कोई ग्रेट मूव्स, ब्रिलियंट मूव्स कर पाओ और इजीली टैक्टिकली आप विन कर पाओ। लेकिन अगेन आपको उसके लिए पजल्स और कैलकुलेशंस अच्छा रखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 13, अभी यहां से हम लोग समझते हैं। पॉइंट नंबर 13 इज डोंट गिव अप। अब यहाँ पे आप पोजीशन देखो, कितना गंदा पोजीशन है ब्लैक के लिए।
इवेल्युएशन बार भी मैंने इसीलिए आपके लिए ऑन किया है कि भाई आपको समझ में आया कि भाई पोजीशन कैसे चल रहा है। व्हाइट के पास है 2 रुक और 4 पॉन। मेरे पास क्या है, एक बिशप, एक रुक और 2 ही पॉन, मतलब पॉइंट्स के इसमें व्हाइट +4 पे। बट जब मेरे ओपोनेंट ने यहाँ पर किंग खेला, मैंने सोचा ओके अब चलो इसको यूज करते। मैंने दिया बिशप से चेक, किंग उसने खेला, अब पॉन पुश किया मैंने, ठीक है। अब बेस्ट मूव्स क्या है ये वो, अब ये ऐसे सिचुएशन में मैटर नहीं करता है क्योंकि आप यहाँ पे हार चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सोचने का वे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ मेरे ओपोनेंट ने पॉन टेक्स, किंग टेक्स पॉन मारा, मैंने किया पॉन पुश, क्वीन बनने वाला है, ठीक है। बट डेफिनेटली कैलकुलेशन भी मैंने करके रखा था, मुझे पता था ये मूव आएगा, रुक टू B6। अब रुक से कर दिया मैंने इसको ब्लॉक, उसने किया पॉन पुश, ठीक है। अभी कंप्यूटर बता रहा है कि भाई रुक टेक्स, बिशप टेक्स मारो, फिर रुक ऊपर जाएगा, फिर बिशप इधर आएगा, फिर मे बी जस्ट रुक से कोई रैंडम मूव, फिर पॉन पुश, फिर रुक का सैक्रिफाइस, बिशप टेक्स। बट वही बात है ना कि लॉस तो हो चुका है गेम, लेकिन आपको उसमें करना क्या है, आपको थोड़े से ऐसे चांसेस लेने पड़ेंगे कि भाई ओपोनेंट के पास में ना ऐसे कुछ स्ट्रिक्ट मूव्स रहे कि थोड़ा सा वो डरे और वो एग्जैक्ट करेक्ट मूव ना कर पाए। तो उसने किया पॉन पुश, मैंने बना लिया क्वीन। अभी तो आपको इक्वल दिख रहा है, लेकिन आप समझ सकते हो कि मटेरियली भले ही इक्वल हो, लेकिन मेरे पास क्वीन है, तो मेरे लिए ये गेम खेलना कंपैरेटिवली इजी है और बाद में मैं इस गेम को जीत गया था। तो भाई सिचुएशन कैसा भी आए आखिरी तक लड़ो यार, लड़ो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपका हर गेम कन्वर्ट हो जाएगा, हर गेम आप लॉस टू विन में या फिर लॉस टू ड्रॉ में भी लेकर जाओगे, लेकिन आप 10 में से एक गेम भी अगर लेकर गए तो क्या है आपके कॉन्फिडेंस पर, ठीक है, रेटिंग तो जाने दो, आपके कॉन्फिडेंस पे कुछ इंपैक्ट नहीं डालेगा। अब यहां से जब मैं गेम जीता तो आप इमेजिन कर सकते हो कि व्हाट वाज माय कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने, ये जो सारे गेम्स है ये मैं लाइव स्ट्रीम्स पर ही खेलता हूं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो कि है हमारा पॉइंट नंबर 14, वो है कि भाई डोंट लर्न चेस फ्रॉम द शॉर्ट्स, ठीक है। शॉर्ट्स मैं भी बनाता हूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि भाई आप चेस के शॉर्ट्स देखो ही मत, बिल्कुल देखो, लेकिन अगर आपको अच्छे से चेस सीखना है तो आप शॉर्ट से ज्यादा रिलाय करो अच्छे अच्छे वीडियोस पे, अच्छे वीडियो सीरीज पे। क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोग क्या करते हैं ना कि भाई शॉर्ट में कुछ देख लेते हैं और फिर उसको ट्राई करने लगते हैं। जैसे आपने शॉर्ट्स में कोई ट्रैप देख लिया, अपने शॉर्ट्स में कोई ट्रिक देख ली, अब आप उसी को ट्राई करने में लगे हो। मैंने तो भाई ऐसे ऐसे शॉर्ट्स देखे हैं कि भाई कोई एक कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन कोई पर्सन डाल देता है और फिर उस कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन में से वो दिखाता है कि भाई अब कैसे इसमें से हम लोग विन करके दिखाएंगे। बट मेरा एक लॉजिकल क्वेश्चन होता है कि भाई क्या ऐसा पोजीशन या इससे सिमिलर पोजीशन भी कभी मेरे गेम में आएगा? तो द चांसेस इज लाइक 0.0001% कि भाई ऐसा पोजीशन वापस या इससे सिमिलर पोजीशन वापस मेरे गेम में आएगा। तो इसका फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है। क्या आएगा आपके हर पोजीशन में, ठीक है। आप क्या करते हो, बहुत से लोग मैंने देखा है कि जो रेयर चीज होने वाली है कि भाई रेयर में कि भाई ऐसा कोई ऐसा एकदम तिगड़म एंड गेम आ जाएगा तो आप उसको सीखने के पीछे जा रहे हो। नहीं, जो ज्यादा आएगा उसमें देखो ना, 80% गेम्स में क्या आएगा, 80% ऑफ द गेम्स में आएगा स्ट्रेटेजीज, बेसिक स्ट्रेटेजीज कि भाई पिन्स कहाँ है, फोर्क्स कहाँ है, पीसेस किधर रखने, वो आएगा आपके 80% गेम्स में। तो भाई उसके ऊपर ध्यान दो। शॉर्ट्स आप देखो, शॉर्ट्स एंटरटेनमेंट के लिए देखो, लेकिन आपको प्रॉपर चेस सीखना है तो वीडियोस के थ्रू ही सीखो। ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। पॉइंट नंबर 15, ग्रिंड टिल द एंड। अब ये भी मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। यहां पर आप पोजीशन देखो, इवेल्युएशन बार दिखा रहा है प्योर इक्वल है, बट मेरे पास एक पॉन एक्स्ट्रा है ना। अब एक पॉन अगर एक्स्ट्रा है तो क्या ये बनता नहीं है कि मैं ट्राई करूं? बिल्कुल। अब यहां पर सिचुएशन ऐसा है कि ये दोनों जो स्क्वायर्स है यहाँ पे किंग आ नहीं सकता, ठीक है। तो मतलब किंग कभी मेरे पॉन पे अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि मेरा नाइट यहाँ पे प्लेस्ड है, और किंग कभी मेरे नाइट पे भी अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि वो स्क्वायर पॉन ने लिया हुआ है। तो ये सोचकर मैंने अभी यहाँ पर क्या मूव खेला, आप देखो। मैंने खेला किंग G4, उसने नाइट मूव किया, किंग F3, किंग E2, ठीक है। मतलब मैं किंग को आप देखो रीराउट करके लेकर जा रहा हूं। तो अभी किंग को मैं ऊपर लेकर आ गया, चेक दिया मैंने एक, किंग गया अंदर, नाइट को वापस लाया मैं कि भाई नाइट को एक्सचेंज करेगा क्या? उसने बोला नहीं करेगा। मैंने बोला चलो ठीक है, मैं किंग को अंदर लेकर गया। अब मेरा नाइट और किंग इधर ही टारगेट कर रहा है, उसने चेक दे दिया। अब पता नहीं क्यों एक्सचेंज हुआ, किंग इधर, उसने किंग खेलकर पॉन बचाने की कोशिश की और मेरे पॉन पे मार रहा है, ठीक है। घाई मत करो, अभी आप पॉन पुश करने के पीछे मत जाओ, घाई क्यों करना है। किंग टू G4, ओपोनेंट का काउंटर अटैक ही 0 कर दिया है अभी पूरा।
खुद का पॉन भी मैंने बचा लिया, उसके पॉन पे भी प्रेशर है। अब यहाँ तो उसने रिजाइन कर दिया, बट नेक्स्ट मूव वो क्या खेलेगा, पॉसिबली वो किंग हटाएगा और फिर मैं इस पॉन को मार दूंगा। हाँ मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा फास्ट ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो एग्जाम्पल्स और स्ट्रेटेजी सीखने के लिए नहीं है, ये वीडियो प्योरली टिप्स के ऊपर है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा बता रहा हूँ। तो भाई पॉइंट नंबर 15 वही है कि इतने जल्दी अगर ड्रॉ भी है, लॉस भी है, कुछ भी है, तो मान मत लो यार, ग्रिंड करो, खींच के निकालो। मैग्नस कार्लसन कैसे निकालता है, गुकेश ने कैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप में निकाला, तो भाई ग्रिंड करो यार, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ड्रॉ ही हो जाएगा ना वापस, उससे ज्यादा कुछ होगा। हाँ अगर आपके पास टाइम कम है, मान लो मेरे पास 10 सेकेंड्स है और ओपोनेंट ड्रॉ ऑफर कर रहा है, ठीक है, फिर बनता है, तो सिचुएशन के हिसाब से सिचुएशन चेंज होगी, वो मैं मानता हूं। लेकिन अगर आपके पास है चांस, थोड़ा सा भी चांस है, पता है कि भाई कुछ नहीं तो कुछ नहीं, खराब भी खेला तो ड्रॉ ही हो जाएगा, तो करो तो सही कोशिश, करो तो सही ओपोनेंट को परेशान, तभी जाकर तो विन्स आएंगे, है कि नहीं। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 16, वो है थ्रेट्स, ठीक है। अब आप इस चीज को देखो, यहां पर थ्रेट्स का क्या मतलब होता है, थ्रेट्स मतलब पिंस देखना है, फोर्क देखना है, जो भी हमारे पास में अवेलेबल हो सकते हैं, डिस्कवर अटैक्स देखना है, ठीक है, ये सारी चीजें आती है थ्रेट्स के अंदर। यहां मैंने देख लिया कि भाई मैंने पॉन को पिन कर रखा है, मेरे ओपोनेंट ने खेला मूव रुक D8, मेरे पॉन पर प्रेशर, ठीक है, इवेल्युएशन बार में आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा पोजीशन है, बट अगर मैं इवेल्युएशन बार हटा दूं ना, तो आपको समझेगा भी नहीं कि किसके लिए विन है, किसके लिए अच्छा है और किसके लिए खराब है। यहां मैंने क्वीन पीछे खेल दिया, ब्लंडर दिखा रहा है, कोई बात नहीं, बिशप टेक्स पॉन आया, अब मैंने खेला मूव पॉन टू E5। अब ये ग्रेट मूव कैसे हो गया, मेरा प्लान है कि भाई मैं क्वीन इधर रख के इस बिशप को मार दूं, ताकि मैं इस पिन को यूज कर पाऊं, ठीक है, मतलब रुक और क्वीन दोनों से ऑब्वियसली अटैक करना है, पहले रुक से ही मारूंगा। और E5 का और एक लॉजिक है कि भाई बिशप भी ओपन अप हो रहा है, भले ही मेरे पास एक पॉन कम है, लेकिन थोड़ा सा स्लाइट एडवांटेज अभी भी मेरे तरफ है, एक ब्लंडर करने के बाद भी। मेरा ओपोनेंट ने खेला मूव रुक टू B8 कि भाई उसको पॉन बचाना था, मैंने खेला क्वीन E4, वापस ये दिखा रहा है कि भाई मिस्टेक है, लेकिन ऐसे चांसेस होते हैं जो आपको लेने पड़ते हैं, ठीक है, उसको भी तो क्योंकि बेस्ट मूव ही ढूंढना पड़ेगा। उसने खेला B6, वरना उसके लिए बेस्ट मूव था क्वीन टू G5। आप खुद सोचो, क्वीन टू G5 वो क्या लॉजिक से क्यों सोचेगा, शायद एक लॉजिक से ऐसा सोच ले कि इसको बचाना है, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट चांसेस तो आपको लेना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो नाइट और क्वीन दोनों इसको डिफेंड कर रहे हैं, तो दूसरा अटैकर भी लाएगा, तो वैसे इस पॉन को कोई थ्रेट नहीं है। हाँ आप पॉन F4 नहीं खेल सकते हैं, सीधा चेक आ जाएगा, तो वो इलीगल मूव हो जाएगा अगर आप सोच भी रहे हो तो उसने खेला B6। अब मारते हैं ना हम बिशप को, उसने बिशप खेला इधर, ठीक है, यहाँ पे वैसे गेम थोड़ा लंबा हुआ, यहाँ पे हुआ एक्सचेंज, फिर बाद में क्वीन मैंने पीछे रखा, बिशप्स का एक्सचेंज, और इवेंचुअली मैं आगे चलकर विन हो गया। बहुत लंबा उसने आखिरी तक के ग्रिंड करने की कोशिश की, 48 मूव्स तक ये गेम गया, ये तो मूव नंबर 24 ही चल रहा है। बट बात क्या है कि मैं आपको थ्रेट्स के बारे में बता रहा हूँ कि थ्रेट्स आपने क्या पुट किए हैं और आप क्या पुट कर सकते हो। थोड़े साइलेंट में थ्रेट्स पुट करो, ऐसा ऑब्वियसली दिखने मत दो कि आपने उधर ही जाके एकदम से उसके ऊपर अटैक कर दिया। साइलेंट में थ्रेट्स पुट करो, फिर ना ओपोनेंट को ढूंढने में, ये सारे जो ओपोनेंट है 2000 रेटेड के ऊपर के ओपोनेंट्स है, ये मैं आपको अभी बता के रख रहा हूँ, मैंने ये कोई मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ खेले हुए गेम्स नहीं है, ये सारे के सारे अच्छे प्लेयर्स के साथ खेले हुए गेम्स है। वो लोग कैसे फंस रहे हैं या फिर कैसे फंसाया जा सकता है, उनके एग्जाम्पल से मैं आपको बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 17, ट्राई फॉर द बेस्ट डिफेंस, ठीक है, अगर आपका ओपोनेंट एक्टिव पोजीशन में है, उसके पीसेस एक्टिवली प्लेस्ड है, थोड़ी देर आप ट्राई करो कि आप आपके बेस्ट वे में डिफेंड कर पाओ। अब जैसे इधर ओपोनेंट के दोनों रुक्स बहुत ही डेंजरसली प्लेस्ड, क्वीन बहुत अच्छे से प्लेस्ड, नाइट एकदम अंदर आ चुका है, तो मैंने यहां खेला मूव नाइट टू E7 कि भाई पहले इस रुक को हटाते हैं। रुक्स का हुआ एक्सचेंज, ठीक है, ये उसके लिए वापस मिस्टेक बता रहा है, उसके लिए सही था कि भाई रुक को वो पीछे रख करे और टेंशन मेंटेन करे, बट उसने किया एक्सचेंज, रुक टेक्स आया, अभी आप क्वीन से मत मार देना, ठीक है, वरना पॉन चला जाएगा। मैंने मारा यहाँ पर नाइट से, पॉन को भी बचा के रखा है, नाइट अंदर लाया वो, अब ठीक है, ये दो पीसेस अटैक कर रहे हैं, मेरे दो पीसेस डिफेंड कर रहे हैं, तो क्वीन और नाइट तो यहाँ पे मूव नहीं हो सकते, मतलब मूव भी आप करोगे तो इसको डिफेंड में मूव करना। पहले मैंने खेला मूव क्वीन C7, उसने पॉन H4 खेला, नाइट टू D7 और नाइट टू B8 इस पर अटैक करने के लिए, वो मिस्टेक बता रहा है, दैट्स ओके, बट हम लोग ग्रैंड मास्टर नहीं है ना, मैं खुद भी ग्रैंड मास्टर नहीं हूं, तो फिर ऐसा नहीं होगा कि भाई थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया तो पूरा का पूरा गेम ही चला गया। उसने खेला किंग G2,
बेस्ट मूव था E4, ठीक है। अब ऐसे मूव फाइंड करना तो यार डिफिकल्ट है ना। E4 का लॉजिक है कि मैं जब पॉन टेक्स मारू तो पॉन पुश आए, पॉन टेक्स आए तो बिशप टेक्स आए, और फिर क्वीन टेक्स आए तो क्वीन टेक्स आए, मतलब ऐसे पूरा घुमा फिरा के। तो किंग G2, मैंने बोला चलो भाई इसको मारते हैं। अब एक डिफेंडर हट गया तो हम भी एक डिफेंडर हमारा हटा, सॉरी एक अटैकर हट गया तो हम एक डिफेंडर हटा सकते हैं। पॉन पे प्रेशर है, उसने पॉन पुश किया। अब आप इस पॉन को किससे मारोगे? नाइट से मारना पड़ेगा। क्वीन से मारोगे तो पॉन मरेगा सीधे। क्वीन उसने पिन करने की कोशिश, पॉन पुश करना चाहता है, बढ़िया, क्वीन को हटा दिया पिन से, पॉन पुश, नाइट हट गया। अभी यहाँ पर से तो मतलब मैंने बाद में इसको आराम से विन कर लिया था, ठीक है। वैसे तो मतलब सिर्फ मैं डिफेंड आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसको मैंने आगे चल के इस गेम को विन कर लिया था। क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है ना, माइंडसेट गड़बड़ा जाता है। जब कोई भी ये पर्सन का माइंडसेट है कि भाई आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब हम विन कर रहे हैं लेकिन सिचुएशन ड्रॉ की तरफ चली गई तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि अरे यार ये ड्रॉ कैसे होगी। हम वहां से भी ऐसे ट्राई करते रहते कि भाई कुछ तो अलग करे, कुछ तो अटैक करे, बट विन की तरफ ही जाए। और उस चक्कर में आप ड्रॉ तो छोड़ो, जो मतलब पहले विन कर रहे थे वहां से ड्रॉ पे आता है और वहां से लॉस पे चला जाता है पोजीशन। ऐसा भी होता है, आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी हुआ ही होगा। अब इजी इजी पॉइंट्स वापस। पॉइंट नंबर 18 इज कि भाई डोंट एक्सचेंज पीसेस व्हेन यू आर इन बैड पोजीशन, ठीक है। बैड पोजीशन मतलब कि भाई मान लो आपके पास में एक पॉन कम है, दो पॉन कम है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि आप ट्राई करो कि भाई आप ना पीसेस को एक्सचेंज मत करो। क्योंकि अगर आप पीसेस को एक्सचेंज करते हो तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, आपके पास काउंटर अटैक करने के लिए ना कोई भी पीस नहीं बचेगा। तो खराब पोजीशन में पीसेस को कभी भी एक्सचेंज नहीं करना चाहिए, उस चीज को आप लोग याद रखो, ठीक है। हाँ, और आपका अच्छा पोजीशन है तो प्लीज पीसेस को एक्सचेंज करो, जिससे ओपोनेंट को काउंटर अटैक नहीं मिलेगा। खराब पोजीशन में आप पॉन्स एक्सचेंज कर सकते हो, पीसेस मत करना, पॉन्स को बिल्कुल एक्सचेंज करो। क्योंकि क्या होगा, आप इमेजिन करो ओपोनेंट के पास एक बिशप एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो अगर सब कुछ एक्सचेंज हो गया, ठीक है, मतलब सारे पॉन्स एक्सचेंज हो गए बेसिकली, तो ओपोनेंट क्वीन नहीं बना पाएगा। तो एक बिशप एक्स्ट्रा रहने पर वो बिशप से आपको चेकमेट कर ही नहीं सकता है, तो इवेंचुअली वो ड्रॉ हो जाएगा। पॉइंट नंबर 19, डोंट ओवर प्ले, ठीक है। अब आप बोलोगे क्या ये फर्स्ट पॉइंट से मैच कर रहा है? नहीं, ये पॉइंट पूरा अलग है। फर्स्ट नहीं, सेकंड पॉइंट में मैंने आपको रिवेंज गेम की बात की थी। रिवेंज गेम और ओवर प्ले में फर्क है। अब आप इमेजिन करो कि आप भागने निकले हो, ठीक है। आप कितना भाग लोगे? अगर आप रेगुलरली रन नहीं करते तो शायद आप 10 मिनट 15 मिनट भाग के शायद थक जाओगे, है ना। मतलब एक कैपेसिटी रहेगी कि भाई आप इतना भाग के थक जाओगे। रेगुलरली अगर आप भागते हो तो शायद आप 1 घंटा भाग लो, है ना। वैसे ही माइंड की एक कैपेसिटी होती है। अगर आप रेगुलरली चेस नहीं खेलते तो जब आप चेस खेलने बैठते हो तो ऐसे नहीं करना है कि भाई आज तो मैं 6 घंटे खेल के दिखाऊंगा। नहीं नहीं, ये गलत बात है, ये ओवर प्ले में आ गए। हमको समझ नहीं आएगा कि भाई माइंड कब थक रहा है। कैसे समझना है? अगर आपका लेवल ऑफ एक्यूरेसी गिर गया, ठीक है, ये थोड़ा सा सेंस खुद से आ जाता है कि यार मैं ना अच्छा गेम खेल नहीं पा रहा हूँ, मैं इतना वीक हूं नहीं, लेकिन ये गेम ऐसा हो क्यों रहा है समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसी चीजें अगर आपको फील हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका उस दिन का कोटा खत्म हो गया। और ज्यादा भागो मत, ब्रेन को ज्यादा भगाओ मत, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, ओवर प्ले मत करो। ये दोनों केस में वैलिड है। आपने मान लो 5 गेम खेले, पांचों आप जीत गए, बट आपको 5वां गेम जीतते टाइम ये फील हुआ कि यार मैं इसको अच्छे से जीत सकता था, शायद उतना अच्छे से मैं इस गेम में खेला नहीं, मतलब आप थकने की तरफ जा रहे हो, तो भाई रुक जाओ उधर, धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ेगी। मैं खुद भी जब लाइव स्ट्रीम करता था, जब मैंने शुरू किया तो भाई मेरी 2 घंटे में हालत खराब हो जाती थी। अभी मैं 3 घंटे भी अगर खेल लूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये तो मेरी खुद की बात हो गई। जो मुझे रेगुलरली देख रहे हैं उन लोग को पता ही है कि भाई कैसे कैसे चेंजेस आए हुए हैं। लास्ट पॉइंट, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट आप बोलोगे पॉइंट नंबर 15 से मैच होता है, तो लास्ट पॉइंट इज प्ले टिल लास्ट, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि आपको सिर्फ ग्रिंड ही करना है, ओके। ग्रिंड 15, पॉइंट नंबर 15 था ग्रिंड, डिफेंस के ऊपर भी हमने बात की, लेकिन प्ले टिल लास्ट का ये मीनिंग होता है कि भाई कोई भी सिचुएशन आए, ठीक है, अगर आप मान लो ग्रिंड नहीं कर पा रहे, डिफेंड भी आप नहीं कर पा रहे, और आप लक के भरोसे हो, ठीक है, कि भाई यार वो मिस्टेक अगर कर दे तो ही अब मैं बच सकता हूं, मेरे पास डिफेंस के भी ऑप्शन खत्म हो चुके हैं, फिर भी आप ट्राई करो कि भाई जो भी आपको बेस्ट मूव लगता है, जो भी लॉजिकल लगता है, बस उसको बनाते रहो। शायद ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत आपके पास पावरफुल या फिर काउंटर अटैक वाले मूव्स हो, आपको शायद वेट करना पड़े कि भाई ओपोनेंट आके आपको अभी हराने ही वाला है, लेकिन आप वो वेट भी करो, आखिरी तक आप खेलो, तभी मतलब कुछ भी हो सकता है, स्टेलमेट हो सकता है।
मेरे साथ मतलब मैं जब ये आज वीडियो शूट कर रहा हूँ, कल ही मेरे साथ में ऐसा हुआ है, ये स्ट्रीम पे भी अवेलेबल है। मेरे ओपोनेंट के पास एक क्वीन और एक रुक था, लेकिन उसने मुझे स्टेलमेट कर दिया। 1900 ईलो की बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। हर बार होगा क्या? हर बार नहीं होगा, ठीक है, बट 1900 ईलो पे भी ये चीजें होती है। तो आप अगर उससे कम ईलो पे हो, 500 या 1000 पे, तो आपके साथ तो ये और ज्यादा होगी। बट आप क्या कर देते हो, आप जल्दी से ना गिव अप कर देते हो कि अरे अब तो होगा ही नहीं। ऐसे नहीं करो, आखिरी तक खेलो, कुछ भी कभी भी हो सकता है, दिस इज चेस। आप शायद टाइम पे ही जीत जाओ, मतलब कुछ भी हो सकता है। आपको कैसा लगा है वीडियो? सारे 20 पॉइंटर्स आपको कैसे लगे वो मुझे प्लीज कमेंट में बताओ। अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो भी आपके व्यूज है कमेंट कर देना। एडिशनली आपको किस तरह के टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए वो भी आप कमेंट कर दो, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। शायद अगर कोई कुछ कमेंट्स पे रिप्लाई रह भी जाता है देना, बट डोंट वरी, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके कमेंट्स वैल्यूएबल है। आपके कमेंट्स ने ये वीडियो बनाने पर मुझे ऐसा समझो मजबूर कर दिया, लेकिन डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम एबल टू हेल्प। तो चलो भाई, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।